नमस्कार। द्वीपों के इतिहास में एक कालखंड ऐसा भी आया जिसे द्वीपवासी काले अध्याय के रूप में जानते हैं। जी हां, वो दौर था जापानी शासनकाल का, जब हमारे निर्दोष बेगुनाह द्वीपवासियों को बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी निर्ममता के साथ मारा गया था। अनेकों बेगुनाह द्वीपवासी उनकी निर्ममता और बर्बरता का शिकार होते जा रहे थे। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे जुल्फिकार अली उर्फ सनी की, एक नौजवान जिसकी एक छोटी सी गलती के कारण उसे बहुत बुरी तरह बेरहमी के साथ मारा गया था, जिसकी कब्रगाह आज भी अबरडीन बाजार स्थित नेताजी क्लब के प्रांगण में स्थित है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे इन द्वीपों के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री राजेंद्र पाल शर्मा जी, जिन्होंने जापानी शासनकाल पर एक पुस्तक भी लिखी है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि द्वीपों में जापानियों का आगमन कब हुआ था? देखिए, द्वीपों में जापानियों का आगमन 23 मार्च 1942 हुआ जी। उस समय क्या है कि जब जापानी, हालांकि अंग्रेजों को पहले से पता चल चुका था कि कभी भी जापानी इस द्वीप पे कब्जा कर सकते थे। तो 23 मार्च 1942 के बड़े सवेरे रॉस आइलैंड के आसपास पूरी जापानी की नौसेना थी, वो ऑलरेडी आ चुकी थी। तो उन्होंने उसके अपने आगमन से पहले उन्होंने वहाँ से एक फायर किया था। ये एक तरह से सूचना थी कि हम आ चुके हैं। उसके बाद छोटी छोटी नाव में जो मोटर बोट से कर्नल बूचो के नेतृत्व में अगुवाई। ये लोग जो पहली बार आए तो कहाँ उतरे थे? एक्चुअली ये लोग सबसे पहले उतरे थे अबरडीन जेट्टी में। अबरडीन जेट्टी में उतरे थे तो कर्नल बूचो था इनका जो कोई बड़ा जलियान भी आया था उसके हाँ, साथ? क्योंकि उनके साथ में एक नहीं 3-4 जलियाने आते, युद्ध पोत थे, वारशिप था एक तरह से। अच्छा। तो वो ऑलरेडी आ चुके थे। तो उसके बाद में जैसे ये लोग ने यहाँ पे मोटर बोट के द्वारा जब बड़े जलियान से सीधा अबरडीन जेट्टी पहुंचे, तो अबरडीन जेट्टी से लेकर आपका घंटाघर तक दोनों रोड के साइड में काफ़ी लोग जमा हो गए थे। तो लोगों के मन में एक अजीब सा, चेहरे में दहशत भी था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ रहे थे। कई लोगों को लगा कि पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। ये भी हो सकता है लोगों को लगा हो कि ब्रिटिश शासन से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। हाँ, तो नहीं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी जो बहुत खुश थे। अच्छा। उनको लगा कि चलो कम से कम हमें अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति मिले। कि उनको इस बात का सूचना लग चुकी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फौज का मदद कर रहा है जापानी फौज। तो उनको लगा कि चलो हमारे कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज भी आएगी तो उनकी भी हुकूमत रहेगी। ये बात से इनको पहले से पता चल चुका था। इस मामले में वो लोग बहुत खुश थे। तो कर्नल बूचो जब वहाँ से गुजरा है तो रास्ते बार उसका स्वागत किया गया। तो घंटेघर के आसपास वो खड़ा हो गया। उसके बाद में उसने अपना जापानी भाषण किया और बताया गया कि एक इंटरप्रेटर था जिसने उसको, उनके जो भाषण को हिंदी में अनुवाद किया था। तो कर्नल बूचो का ये कहना था, देखो हम आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। जापानी फौज ही आपको हिंदुस्तान से अंग्रेजों को एक तरह से हरा के आपको जीत दिलाई गई, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि जापानी फौज का साथ दे। ठीक है, ये तो हो गया उनके आगमन के बारे में। और ये जो घटना घटित हुई थी जुल्फिकार अली साहब की, सनी की, ये कहा जाता है कि उसके ठीक नेक्स्ट डे हुई, अगले ही दिन। एक्चुअली ये जब घटना हो गई थी इसके 24 घंटे के बाद में, 24 आवर्स के बाद में, ये भाषण के बाद में जापानी फौज जो है के जवान जो है लोगों के घर में जाना शुरू कर दी। मतलब एक एक घर में घुस के कुछ सामान उठाने लगे, जैसा कोई मुर्गी है, जैसा कुछ मतलब जो मिला वो उठाते गए। तो एक तरह से चारों तरफ में, क्योंकि जापानी चाहते थे कि वो लोगों के दिलो दिमाग में एक तरह से दहशत फैलाना चाहते थे कि देखो हम आ गए और हम अपना मर्जी की मालिक है, लाइक दैट, नो यू नो। तो एक चीज़ उनका मानसिक जो है वो टटोल रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि एक फौज का, जापानी फौज का एक जवान जो है
शहर के सबसे बड़े एक मुस्लिम परिवार था, उनके घर में किसी तरह इंटर करके मतलब घुस गए, प्रवेश कर गए। तो जैसे कहा जाता है कि वो मुर्गी वगैरह ढूंढ रहे हाँ, थे, ऐसा है कि वो मुर्गी की तलाश में घुसे। हाँ, हाँ। तो वो घर में एक जो लेडीज थी, मतलब युवती थी, वो चिल्लाई भाईजान बोल के। भाईजान का मतलब डर गई, घबरा गई कि एक फौजी को देखते सब तो जाहिर सी बात है ना, उनको तो लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि लोग सुन चुके थे जब फौजी कहीं किसी घर में घुसता है तो क्या अंजाम होता है। तो घबराहट के मारे वो चिल्ला रही, इतने जोर से चिल्लाई कि पूछो मत, कि घर वाले सब काम गए थे। तो ऊपर जो दूसरी मंजिल में अपना जुल्फ़िकार अली जो नौजवान जो है, जिसका नाम सनी भी उपनाम है, वो अपना एयर गन सफाई कर रहा था। उसने आओ देखा ताओ नहीं देखा, फायर कर दिया। फायर किस पे? जापानीज पे? जापानी पे फायर किया। अच्छा। लेकिन जापानी फौजी और जवान जो है वो किसी तरह भाग गया, मतलब निकल गया। तो इसका जैसी फायर की आवाज़ से पूरी की पूरी चारों तरफ एक दहशत हो गया, उसके घर को घेर लिया गया चारों तरफ से। अब उनकी एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से सरेंडर करना चाहिए। जापानियों को पता चल गया कि, हाँ, जापानी को पता चला कि जापानियों को लगा कि अचानक ही हमारे इसमें से मतलब यहाँ के लोग इतना बागी कैसा हो जाएंगे। एक बगावत की उनको लगा कि किसी का मतलब फायर करना मतलब एक तरह से बगावत का सिग्नल होता है ना। तो उसको लगा कि आखिर हो क्या रहेगा। इन बिटवीन फिर वो किसी तरह से चारों तरफ से उसके घर को घेर लिए। फिर उसका परिवार लोगों उनको अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उसको बोले कि जो भी फायर किया उसको सरेंडर करने। मतलब सनी पकड़ा ही नहीं आया। वो टाइम सनी का बारे में पकड़ा नहीं आया था कि सनी के बारे में, सनी को घर में किसी तरह छुपा दिया लगता था। उसके बाद तो वही छुपा रहा। उसके बाद में जब परिवार के ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया, मतलब उसके फादर को, मदर को, उनकी बहनों को, भाइयों को जापानी तरह तरह के टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन क्या किया कि सनी किसी तरह से स्त्री का भेष बना भर के, महिला का भेष में भर के वो अटलांटा के पहाड़ी के में चला गया। उन दिनों तो पहाड़ी पे कुछ नहीं था, वीरान थे, वो जगह वीरान था, कोई नहीं था, कोई आता जाता नहीं था, एकदम वीरान इलाका था। किसी तरह मैनेज करके वहाँ पहुँच गया। तो जब उनको पता चले कि सनी नहीं है, घर पे नहीं है और किसी तरह निकल गया, तो जापानी फौज और जापानी का कर्नल बूचो बहुत तरह से बौखला गया। उसने भी तरह तरह का जो सितम करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली बाद में इन्होंने एक डिसाइड किया कि अगर जुल्फ़िकार अली और सनी सरेंडर नहीं करता है तो पूरी का पूरे बाजार को हम जला दी जाएगी। जब ये सूचना मिली तो सब लोग दहशत में आ गए, आखिर क्या हो रहा है। वो ऐसा सुनने में आया कि वो जला भी दिए थे, आग लगा दिए। हाँ, कुछ पोर्शन में उन लोग आग लगा दिए थे, दिखाने के लिए, डराने के लिए कि देखो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये बात जो है, जो वहाँ के वो टाइम के पुलिस अपना एसपी थे मिस्टर नारायण राव, लोकल यहाँ के लोकल ही थे। तो खाली कि उनका घर से उनका अच्छा संबंध था, ताल्लुक था। तो उनको लगा कि स्थिति और बिगड़ती जा रही है, अगर अब इस समय पे रहते हुए कुछ कदम नहीं उठाया गया तो उसने तो आगे चल के बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसी बीच उन्होंने क्या किया कि अपनी गुप्त सूचनाओं के अनुसार पता चला कि सनी इस वक्त अटलांटा की पहाड़ी पे छुपा हुआ है। तो फिर किसी तरह से उसने संपर्क किया, नारायण राव ने संपर्क किया, बोला देखो अगर बेटा तुम्हारी छोटी सी गलती है, हो सके तो जापानी फौज माफ़ी कर देंगे, अगर तुम सरेंडर नहीं करते तो पूरा का पूरा अबड़िंग बाजार जला दिया जाएगा और इतनी हद तक बर्बादी है जिसके तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो बोला मैं क्या करूँगा अंकल, पता ही रहेगा। तो बेटर रहेगा तुम सरेंडर कर दो, कि हो सकता है जापानी के दिल में दया आ जाए, तुम्हारी छोटी सी गलती है उसको तुमको माफ़ भी कर देगा। तो जब सनी सोचा कि मेरे वजह से, उस वक्त इनके जो परिवार वाले थे इनको भी अरेस्ट करके रखा गया। होटम तो अरेस्ट करके ना टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद यही था ना कि किसी तरह से सनी को सरेंडर करना है ना। परिवार पे दबाव नहीं देगा तो कैसा आएगा। तो उसको पता चला कि इसका मदर फादर बहनों को एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। फिर उसको लगा कि अगर मेरे वजह से बस्ती वालों को तंग किया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है और घर जलाने की धमकी दे रही है और घर कुछ पोर्शन में तो आग लग चुका था।
तो काफ़ी सोच समझ के बोला ठीक है अंकल, अगर आप बोलते हैं तो मैं सिलेंडर कर दूंगा। तो इसके चलते फिर उसने नारायण राव को सिलेंडर किया, फिर नारायण राव जापानी फौज के हवाले कर दिया। कहाँ पे वो उसको लेके गए थे? इसको लेके सीधा नेताजी क्लब, जो हम बाद में बॉर्निंग क्लब बोलते थे, तो नेताजी के आगमन के बाद तो उसका नाम बदल कर नेताजी क्लब दिया। तो उसके खुले हुए मैदान के बीच में उनको लेके आया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जापानी फौज ने, जापानी कर्नल बुच ने सारे लोगों को खड़ा किया। सारे मतलब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सारे लोग यहाँ आ जाओ, जमा हो जाओ। उसने घोषणा कर दी कि आम पब्लिक को घोषणा कर दी कि आप किसी भी हालत में जहाँ कहीं भी हो इस मैदान के पास आओ और देखो कि हमसे बगावत करने वाले, हम पर कोई मेरी फौजी जवान पे गोली चलाने वाले का अंजाम क्या होता है। तो सब लोग डरे हुए, सहमे हुए, सब घेरा में आ गए। सबकी समझ नहीं आ रहा था, सबके चेहरे उतर गए थे। किसी को लगता कि यह क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। फिर उसके बाद जब सनी को लेके आया तो वो जो दृश्य है वो मैं बता नहीं सकता, इतना भयानक दृश्य था कि उसको वो हाथ जोड़ा हुआ भी था, लेकिन कुछ विनती भी कर। पहले देखिए, जैसा सनी को पहले लाया गया, जब उन्होंने सरेंडर किया नारायण राव के पास में, उसके बाद में उनको सीधा नेताजी मैदान में लाया गया। उसके बाद में कुछ इनके परिवार वालों और इनके जो निकट संबंधी थे, सबको लोग खड़ा किया, सबको वहीं पे जमा किया। जापानी ये संदेश देना चाहते थे भाई कि हमसे हमारे खिलाफ जो उड़ेगा तो उसका अंजाम यही होगा। एक तरह से इनडायरेक्टली वो थ्रेट दे रहे थे, दहशत फैला रहे थे कि हमसे बगावत नहीं किया जाए। तो इसलिए सबको जमा किया जनरल, ताकि उनका ये है कि अगर आज ये स्थिति को नहीं रोका जाए तो आने वाले दिनों में और भी स्थिति, और भी कुछ लोग उसके जापानी फौज के खिलाफ उठ सकते हैं। तो उनको ये मन में एक चिंता थी और डर था, अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो भी बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह उसको वहाँ पे लाया। फिर उसके बाद में जो सिलसिला शुरू हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता। बड़ा मार्मिक दृश्य था, बहुत ही मार्मिक दृश्य था। मतलब आप नहीं सोचेंगे कि चारों तरफ से मतलब फुटबॉल की तरह उसके साथ खेला जा रहा है। एक जापानी में कुछ है कि जो एक कोई वर्ड है इनका, तो मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, तो वो भाषा में यूज़ करते थे लोग कि एक जापानी मारता था, किक करता था, दूसरा जाता था, ऐसा चलता था। चारों तरफ ये तमाशा चलता था। काफ़ी घंटे तक ये चलता रहा, अधमरा हो गया। उसके बाद में फिर आप जानते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ है। मतलब एक तरह से उसको कत्ल कर दिए, तलवार से पानी पिलाया गया और वहीं से उसको मार दिया गया। और उसके मारने के बाद उसने, कर्नल बुच ने कहा कि देख लो, इस व्यक्ति के साथ जो अंजाम हुआ वो साथ आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जापानी फौज के साथ किसी तरह से गुस्ताखी नहीं किया जाए। तो इस तरह ये तो रहा इनका एक। लेकिन ये जो घटना घटी थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि जापान तो आए ही थे, एक ही दिन की तो बात थी। देखिए, ये सब एक हड़बड़ी में हुआ। मतलब जैसा जापानी फौजी लोग घर में घुसने, हमारे जैसा जो स्थानीय लोग अंदर में एक चीज है कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया। विरोध तो कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि कैसा विरोध करेंगे। लेकिन ये पहला ये इंसिडेंट हुआ कि जापानी फौज का जवान घुसता है मुर्गी की तलाश में, और इस तरह का हादसा हुआ। तो लोगों के अंदर में एक वो चीज़ माइंड सेट हो गया था कि क्या हो रहा है, कि कोई भी नहीं चाहे कि जापानी फौज के अगेंस्ट में खड़ा होना। अंडरस्टैंड? ये जो है एक क्या भाई, उसमें अभी वो भी नहीं समझ पाए। सनी का मनोदशा भी ऐसा था कि सनी को लगा कि जापानी फौज मेरी जो भी लेडीज है उसके साथ कुछ मिसबिहेव करने चाहता है, कोई बदतमीजी करता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको वो करने के लिए उसने एक फायर किया। उसका उद्देश्य शायद उसको मारना नहीं था लगता था। अगर मारना होता एक अलग चीज़ होता। अभी वो भी तो एयर गन था, समझा? तो एयर गन से तो आप जानते हैं एयर गन की कैपेसिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो एक तरह से संदेश देना चाहते हैं, देखिए हमारी महिलाओं के साथ में किसी तरह छेड़छाड़ न किया जाए। एक इनडायरेक्ट एक संदेश था, एक मैसेज था। एक और बात जो हमने सुनी है कि जो सनी था वो काफी हिस्ट पुष्ट बलवान, हाँ, काफी बलवान था, और बहुत शार्प दिमाग था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही मतलब वो चाहे तो अकेला मुकाबला कर सकता था। लेकिन उस टाइम में उसका समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि उसका समझ वो टाइम बोलता है ना, समझ से बाहर हो गया था। वो जो भी हथियार मिला उसी से उसने शूट किया ना। अगर वो थोड़ा सा संयम रखता है
नीचे आ जाता क्या होता करके, तो शायद स्थिति कुछ और होती। ये जो एक अनहोनी घटना की तरह हुआ है, और अनहोनी घटना इतना गंभीरता लेगा, इतना सीरियसनेस जाएगा कि एक इंसान को इसका मतलब निर्मम हत्या तक हो, किसी ने कभी सोचा भी नहीं, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की, एवं तो उसका परिवार भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे बेटे के साथ होगा। उसका क्या प्रभाव पड़ा स्थानीय लोगों पर? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब लोग तो दहशत हो गए कि आज सनी जैसा एक नौजवान का साथ हो सकता है तो कल को हमारा साथ भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली जापानियों का एक खौफ पैदा करने का एक टैक्टिक्स था, ये आप समझा करो कि जापानी फौज जो है वो हमेशा जहाँ भी जाए, चाहे कोरिया में था, चाहे ताइवान में था, कडोमे, तो जहाँ भी जाते इसी तरह वो लोग लूटपाट करते थे। उनका इंटेंशन ये था, लूटपाट करना, ये करना, क्योंकि इतिहास गवाह है। ऐसा हम देखा जाए तो जापानी फौज जहाँ जहाँ गया तो लूटमारी करते रहते। लेकिन पहला ये इंसिडेंट हुआ कि कोई युवक जो जापानी के अगेंस्ट में खड़ा मतलब इन सेंस वो अपना फैमिली मेंबर को, लेडी फैमिली मेंबर के प्रोटेक्ट के लिए, उसको सुरक्षा के लिए उसने इस तरह से एक आवाज़ उठाई। और ये जो उनका जो कब्र बना हुआ है, ये कब बना? स्मारक? ये स्मारक देखा जाए तो एक्चुअली उसको वहीं दफना दिया गया। सही से बात है कि इसके बाद में अगर सही मानों में देखा जाए तो जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो हमारे जो माननीय सांसद है विष्णुपद राय जी है, उनके प्रयास से उनको एक सेब दिया गया ताकि लोगों की कब्र तो बहुत पहले से ही है, बना हुआ था, लेकिन उसको एक स्वरूप देने के लिए इसमें हमारे सांसद जी का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। इसमें कोई बात इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा कि एक नौजवान इतना बड़ा अपनी कुर्बानी दिया, बलिदान, ताकि लोग इतिहास करें, हमारे आने वाली पीढ़ी जनरेशन जाने कि क्या हुआ था, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है भाई हमारे इतिहास के बारे में, अनजान है। आज के यंग जनरेशन आप पूछो नहीं, इनके बारे में तो कुछ नहीं जानते। इसके जुल्फिकार अली के बारे में कितना लोग को पता है? लोग पूछते हैं, कुछ टूरिस्ट गए थे तो हमसे बाद में पूछे भाई क्या है इसका इतिहास क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि सनी के बारे में एक अच्छा से उसके इतिहास के उसके बारे में कुछ होना चाहिए, ताकि जो भी पर्यटक आता है या हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं तो उनको पता चलना है कि इसने भी जापानी के कब्जा के दौरान में पहला व्यक्ति था जो बलिदान हुआ है, शहीद हुआ एक तरह से। एक और कथा जो समझ में आती है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के स्थान पर एक सप्लाई ऑफिसर थे बर्ड साहब, हाँ, उनकी भी हत्या उसी तरह से की गई थी। हाँ, ये बात ये सही है। मेजर बर्ड, उसका नाम है मेजर बर्ड है, वो सप्लाई में वो थे, इंचार्ज थे। उसके बारे में ये है कि उसका एक एम्प्लॉइज हुआ करता था। उसी के आसपास की बात है। हाँ, मतलब आप देखिए जहाँ लोकल बॉर्न से जो नया बिल्डिंग बना है ना, वहाँ पे उसको मारा गया। नहीं, दिन मतलब जैसा मतलब उसमें मतलब एक हफ्ता के अंदर अच्छा उसके आसपास हुआ है। मतलब ये दोनों घटनाएं जो है लोगों को आतंकित करने के लिए किया गया है। मतलब उसका पीछे एक माइंड सेट किया गया है कि इस तरह करने से यहाँ के लोग और डरेंगे, घबराहट होगा। वो मेजर भट्ट के बारे में तो वही स्टोरी था। आपको मालूम है एक बख्शी नाम का व्यक्ति था और जासूसी के आरोप में वो बेचारा मारा गया। दैट्स ऑल, ये तो है उसकी जिंदगी। लेकिन जापानी चाहते थे, एक्चुअली जापानी के बारे में सोचा है, ऐसे नहीं थे मतलब जापानी, लेकिन जापानी के साथ में पहला जब इंसिडेंट होता है ना तो उनको लगा कि हमको अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये आज नहीं रोका तो कल इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता था। तो ये है एक तरह से। लेकिन जो सनी की जो घटना है, सनी की घटना के साथ साथ जो जापानी जब द्वीपों में मतलब अपना जगह बना चुके थे, उसके बाद में भी तो उनका आतंक कम नहीं हुआ था। उसका देखो मैं बोलूँगा दो वजह है, दो खास वजह। आप जापानियों को पूरी तरह से ये नहीं साबित कर सकते कि क्रूर अत्याचारी थे, ये थे। उसकी वजह कि जब जापान ऑलरेडी कब्जा कर चुका था तो अलाइड फोर्सेस जो है बराबर जापानियों के गुप्त ठिकाने पे हमला कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे अंडमान में अंग्रेजों का कोई जासूस है, तो जासूसी के चक्कर में बहुत लोग मारे गए, मतलब छूटे जासूसी के चक्कर में। अब क्या होता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए, या उस समय क्या हुआ बदले की बहुत भावना हो गई थी। जैसा मान लीजिए किसी और से मेरा दुश्मनी निकाला तो बोले भाई ये जासूस है, तो जापानी उसको ले जाते थे, उसको मार देते थे। तो ये स्थिति चलता था, मतलब झूठे जापानी जासूसी कांड के चलते कई बेगुनाह लोग मारे गए। आपको
क्या बताऊं, मतलब इतिहास गवाह है, ये जासूसी कांड के चक्कर में कई लोग मारे गए और उनको टॉर्चर किया गया। चाहे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका हम्फ्रीगंज 44 लोगों को किस तरह मारा, मैरिन हिल में ले गए। ये तो गवाह है, इतिहास गवाह है कि इनको मारे गए। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अंग्रेज की ऐसे नहीं है। अंग्रेजों के जासूस कौन था ये तो बाद में पता चला कि अंग्रेज की जासूस कौन था, जो अंग्रेजी द्वारा लगा के कुछ आदिवासियों के साथ, कुछ रांची मजदूर के साथ कराते थे जासूसी। वो तो आपको मालूम ही होगा, मैकर्थी जो मेन रोल था, जो उसके मारे गए इनोसेंट पीपल, गरीब लोग मारे गए इसमें कई लोग। बहुत सारे जो चीज़ें हैं जापानी शासनकाल की, आपने तो पुस्तक भी लिखी है उसके ऊपर में, आपको तो जानकारी होगी कि कुछ खाने पीने की सामान की कमी हो गई थी, खाने पीने के सामान नहीं मिलते थे। उसकी खास वजह क्या है कि जापानी की जितने भी मालवाहक जहाज होते थे, जहाँ राशन वासन लाते थे, अलाइड फोर्सेस उनको डुबा दिया जाता था। जैसा आपको मैं एग्जाम्पल दे कि महारानी, फॉर एग्जाम्पल महारानी जहाज को डुबाया है ना, तो उस तरह जितना भी जापान से इंडोनेशिया से जो जहाज चलते थे जिसमें राशन लदा हुआ था, उनको डुबा देता है। ये डुबाने के चलते उनको अनाज की किल्लत हो गई, बहुत एकदम हालत ख़राब हो गया था कि क्या करे। तो जापानी तो चाहते कि सबसे पहले वो लोग चाहते थे कि मेरी फ़ौज को राशन मिले, मेरा फ़ौज का ही भी उसमें कटौती करके आम पब्लिक को लिए बहुत परेशानी होना पड़ा, खाना नहीं, भूखे मर रहे थे। इसके बाद में इसी सिलसिले में एक घटना और भी घटी है, जिसे आप जानते होंगे, जिसको राउंड अप ऑपरेशन दिया, वो नरसंहार था। जापानी ने सोचा कि ये इन बिटवीन जापानियों ने एक काम भी किया था, आपको पता से होगा कि जितनी भी पहाड़ी वीरान पड़ी थी वहाँ शकरकंदी वगैरह सब डाले थे, जिसके निशान आज भी मौजूद थे, कि वो सेल्फ सफिशिएंट चाहते थे कि किसी तरह लोगों को अनाज मिले, ये खाना का प्रॉब्लम ना हो। तो वो भी करते थे जापानी, वो भी चाहते थे। लेकिन जब हमला बहुत तेज हो गया तो जापानी फौज और जापानी प्रशासन, जापानी शासन पूरा बिखर गया था, बौखला गया था, उनकी समझ में नहीं आता। तो उसी बीच में उन्होंने एक प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को हम लोग एक राउंड अप की स्कीम बनाते हैं। राउंड अप मतलब क्या होता है, आपको आधी रात उठा लिया जाता है और एक मोटर बोट में लेके जाते हैं हैवलॉक के आसपास, वहाँ लेके उसको बंदूक की नोक के पानी डाल समुद्र में फेंक देते और इस तरह से ऊपर से बोट चलाते। ये राउंड अप है। और उसी राउंड अप में से बचा हुआ आदमी है मोहम्मद सौदागर, आपको मालूम है, इसको नरबक्षी मानव भी कहता है। तो देखा जाए तो उस समय में बहुत ही क्रूर अत्याचार भी मान सकता है कि ऐसा ही नहीं कि जापानी बहुत नीट एंड क्लीन है। बस कुछ लोग बुजुर्गों का कहना है नहीं, जापानी अच्छे थे, लेकिन हमारे लोगों ने उनको मतलब उनका ब्रेन वॉश किया, उसको गलत सूचनाएं दी है अपने स्वार्थ के लिए। तो इसलिए जापानी जो दो हिस्से में बट गए थे, तो इसकी स्थिति बहुत भयानक हो गई थी उस समय। देखिए वो दौर था जब यहाँ पे ज़्यादातर जो स्थानीय लोग ही रहते थे, उसमें से भी एक बड़ी संख्या को इस तरह से पीड़ित करना या आतंकित करना, ये तो जापानियों का कुछ जाति ही मानी जाएगी। इसलिए जाति मानते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अंग्रेजी भाषा उनको उनका पीछे वो लोग टारगेट लगा के, उनको लगता है कि यही लोग जासूसी करते हैं। कि कई घरों में देखे अंग्रेजों का फोटो था, लाइक दैट था ना, तो कुछ लोग तो हटा दिए, कुछ लोग नहीं हटा पाए। तो क्या है कि अंग्रेजों का मोह है, मोह की वजह से भी कई लोग मारा गए। और जापान फौज नहीं चाहता है कि अंग्रेजों का कोई भी निशानी बचे। तो ये था एक तरह से कई लोग इनोसेंट तो थे और दूसरा भाई पढ़े लिखे लोग थे। जो जितने लोग 44 लोग मारे गए ना अफ्रीका में, सब पढ़े लिखे थे। आप क्या सोचते हैं कि जो जुल्फिकार अली जो सनी थे, उनके जो कब्रगाह है उसको इतिहास में शामिल करना चाहिए, उसके ऊपर में लिखा जाना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि जुल्फिकार अली सनी को इसके बारे में लोगों को बताया जाए, डिटेल बताया जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा संग्रहालय बनाया जाए ताकि लोग आए, देखे और इसको इतिहास में शामिल किया जाए। यहाँ तक कि जब आप सरकारी और गैर सरकारी जो टूरिस्ट मानचित्र निकालते हैं ना, उसमें भी शामिल किया, लोगों को बताया जाए, हमारे टूरिस्ट को बताया, देखिए जापानी ऑक्यूपेशन के दौरान में जो पहला शहीद हुआ ये शख्स है, तो लोगों को पता चले।
आज तो कई लोगों को पता ही नहीं जाता है। लोग सोचते जापानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में क्या हुआ, क्यों इतिहास का पन्नों का कभी भी महत्व नहीं दिएगा, खासकर ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का जो हादसा हुआ। आज भी आधे अधूरे किताब है, मुझे किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है? लोग हमसे पूछते हैं आप बताइए ना जापानी के टाइम में क्या अत्याचार क्या नहीं है, कि किसी के पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो इसीलिए जो इतिहास जो लिखा गया है वो अधूरा है, अधूरा है। अभी मैं कहता हूँ अभी भी अधूरा है, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसे दुर्भाग्य क्या है, विडम्बना की हमारा इतिहासकारों ने सिर्फ सैल्यूट जेल को ही फोकस किया। उनको नहीं पता कि इतिहास यहाँ बिखरी है, टुकड़े टुकड़े में बिखरी है, उनको समेटना जरूरी है। और भी इतिहास है, चाहे आपका दीपों का पहला जेल ले लो, तो क्या है कि मैं चाहता हूँ वाइपर जेल ले लो, तो मैं चाहता हूँ, मैं सनी को बार बार इसलिए लाना चाहता हूँ कि सनी पहला नौजवान था जो जिसकी कोई तमन्ना थी, इच्छाएं थी, वो तो उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए ना, नहीं जानना चाहिए? आप बताइए, जानना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट को जानना चाहिए। आपको वंडर है, सबसे बड़ी बात है हमारा अजीब है एनसीईआरटी जो है, जो सरकार की, उसमें शामिल ही नहीं किया है। ये सबको शामिल करना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई ये इतिहास में ये है। अंडमान का इतिहास सिर्फ सैल्यूट जेल तक सीमित नहीं है, इतिहास ये भी है। यहाँ तो हर द्वीप का अपना एक इतिहास है, हर द्वीप का। आप किसी को पता है कि ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार से ननकौरी तक डच साम्राज्य का राज था? किसी को पता है? नहीं पता है। वो सब चीज को लाना चाहिए। तो सब के साथ साथ हम होता है सनी को भी महत्व देना चाहिए, आने वाला जनरेशन। और मैं और एक कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पे नहीं, हमारे यंग जनरेशन को चाहिए, यहाँ के सोशल समाज को चाहिए। समाज जब नहीं करेगा तो और कोई। राजेंद्र पाल शर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें जुल्फिकार अली उर्फ सनी के जो घटनाओं से संबंधित जानकारी दी, इसके अलावा जापानी शासनकाल के बारे में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।